नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हिंदी पेडोलॉजी का क्लास नंबर 7वां है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उससे रिलेटेड जो थ्योरी दोस्तों उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है दोस्तों। आपके जो सीटेट एग्जाम आपका जुलाई मंथ में कंडक्ट होने वाला है, 7 जुलाई को परीक्षा होने वाली है, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये आपके पीछे कई वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उसके अलावा दोस्तों इनकी आगे आने की भी प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है कि अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंध है। अंतःवाक की जो संकल्पना है वो किसके द्वारा दी गई है या किससे संबंधित है। चोमस्की से, वाइगोस्की से, पावलोव से या स्किनर से। तो अंतःवाक की जो संकल्पना है किससे संबंधित है। वाइगोस्की के द्वारा अंतःवाक की जो संकल्पना है उनके द्वारा दी गई थी, जिसमें क्या होता है, बालक खुद से बात करता है। अंतःवाक मतलब अपने आप से बातें करना या खुद से बात करना ही क्या कहता है, अंतःवाक। और इससे बच्चे सामाजिक रूप से रचित तंत्र का विकास करते हैं और उनके द्वारा दुनिया में संवाद स्थापित होता है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, अंतःवाक मतलब किसी अपने कार्य को दिशा देने के लिए या कह सकते हैं कि अपने खुद के कार्य को दोस्तों गति देने के लिए वे क्या करते हैं, अपने आप से खुद से ही बात करते हैं बच्चे। तो ये जो संकल्पना है अंतःवाक की किसके द्वारा दी गई है, वो वाइगोस्की के द्वारा दी गई है। चलिए अब इनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण थ्योरी है उसके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, कहा गया है कि वाइगोस्की अंतःवाक की संकल्पना वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, जिसमें बालक क्या होता है, बालक खुद से ही बात करता है। इससे बच्चे क्या होते हैं, बच्चे सामाजिक रूप से रचे तंत्र का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और वाइगोस्की का कहना यह है कि बच्चे भाषा विकास में समाज की जो सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है, समाज की अहम भूमिका होती है बच्चों के विकास में। देखिए भाषा विकास में इनका कहना है कि बच्चे जितना ज़्यादा समाज में रहेंगे, जितना ज़्यादा लोगों से बातचीत करेंगे, उतना ज़्यादा ही उनकी जो भाषा है उसका विकास होगा। तो इनका कहना था कि बच्चों के भाषा विकास में समाज की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है। अगर कोई प्रश्न पूछ लेता है कि किसने कहा था कि बच्चे के भाषा विकास में समाज की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, तो वाइगोस्की के द्वारा ये चीज़ें कही गई थी। समाज से संवाद स्थापित करने से पहले बच्चा क्या करता है। देखिए समाज में बातचीत करने से पहले या संवाद स्थापित करने से पहले ही बच्चा क्या करता है, अंतःवाक अपने आप से खुद वार्ता करता है, द्वारा स्वयं से संवाद स्थापित करना क्या करता है, सीखता है। आगे दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, यहाँ पे करा है कि किस तरह के बच्चों को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न है दोस्तों, आपके जो आपका हिंदी होता है दोस्तों, हिंदी से पेडागोजी होता है, पेडागोजी जिसको बोलते हैं, उससे 15 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। हिंदी हो चाहे आपका पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर आपका सेकंड हो, प्रत्येक पेपर में दोस्तों आपके 15 नंबर के पेडागोजी आते हैं। और बता दें आपको कि इसके अलावा आपका एक गद्य और पद्य आता है, जिसमें से 15 नंबर का और आता है। और गद्य पद दोस्तों पूरा कर सकते हैं कि उसमें व्याकरण से 2 से 4 प्रश्न और उससे ज़्यादा भी व्याकरण के प्रश्न वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो उसके लिए भी दोस्तों एक अलग से क्लास लेंगे और उसमें आपको बताएंगे कि गद्य और पद्य जो होता है किस तरीके से उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होना चाहिए कि किस तरह के बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो जिनकी मातृभाषा मानक हिंदी नहीं है, जिनकी मातृभाषा सरल है, जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, जिनकी मातृभाषा हिंदी के समान है। तो जिनकी मातृभाषा जो है हिंदी के समान है तो उनको तो भाषा सीखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। जिनकी मातृभाषा हिंदी से भिन्न है, तो जाहिर सी बात है जो बच्चे जिनकी मातृभाषा जो है वो हिंदी से डिफरेंट होगी या अलग होगी, तो उन्हीं बच्चों को भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि जिनकी मातृभाषा हिंदी से डिफरेंट होगी वही भाषा सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब उच्चारण दोष के कारण, कुछ बच्चे दोस्तों उच्चारण दोष का क्या कारण हो सकता है। शारीरिक कारण होते हैं। कुछ लोगों को उच्चारण दोस्तों इसलिए नहीं कर पाते हैं कि उनमें कुछ ना कुछ शारीरिक दोष होता है, जैसे कंठ में या तालु या ओष्ठ या दांत आदि अंगों में दोष के कारण भी उच्चारण अशुद्ध होते हैं। दूसरा है क्षेत्रीय बोलियों का भी प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है, इस कारण भी बच्चे जो हैं वो सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं।
वर्णों का उच्चारण ज्ञान, जो वर्ण हैं उनका उच्चारण किस तरीके से करना चाहिए उसका ज्ञान न होने के कारण उससे अज्ञान होते हैं, अनभिज्ञ होने के कारण भी उच्चारण दोष होता है। अन्य भाषाओं का प्रयोग, अध्यापक की अयोग्यता, अध्यापक की अयोग्यता भी इस चीज़ पर निर्भर करती है दोस्तों, उच्चारण दोष पे। इसके अलावा बता दें शुद्ध भाषा के वार्तालाप का अभाव होना, स्थानीय प्रभाव से, अक्षरों एवं मात्राओं का अस्पष्ट ज्ञान होना। अगर अक्षर या मात्रा का सही तरीके से ज्ञान नहीं होगा या अस्पष्ट ज्ञान होगा तब भी बच्चा जो है वो दोषपूर्ण भाषा या उच्चारण उसका सही नहीं होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है कह रहा कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्यों? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी क्यों सुनाई जाती है, कहानी सुनाने का तरीका सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, ऐसा क्यों? यह एकीकृत भाषा कौशल विकसित करने के लिए उपयोगी है, यह कक्षा में मस्ती पैदा करती है, यह काल्पनिक संसार में ले जाती है, यह बच्चों के शब्दावली में सुधार करती है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए कहानी सुनाने का जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्यों है? क्योंकि यह क्या करती है, एकीकृत भाषा कौशल का विकास करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या उपयोगी मानी जाती है, इस कारण से ऐसा होता है। अब इससे रिलेटेड दोस्तों महत्वपूर्ण थ्योरी सुन लीजिए कि कहानी हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित एक प्रभावी उपकरण है। क्या है? एक तरीके का एक प्रभावी उपकरण माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग जो है शिक्षण की एक विधि के रूप में भी किया जाता है। बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता कहानी कहने के तरीके द्वारा सिद्ध होती है, क्योंकि कहानी का सरल और सहज वर्णन उसे औचित्यपूर्ण बनाता है और बच्चा जो कहानी से मिलने वाली सीख से भी पता चलता है, ठीक है, कहानी की उपयोगिता क्या है। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कहानी कथन की उपयोगिता सिद्ध करने हेतु क्या क्या चीज़ें जो है ध्यान देना चाहिए। उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, आवाज़, जैसे आप क्लास में कहानी बता रहे हैं तो सबसे पहला तरीका होना चाहिए कि आपका जो उच्चारण है वो स्पष्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो आवाज़ है, पीछे जो बच्चा बैठा है वो भी स्पष्ट तरीके से उस चीज़ को क्या करे, सुन सके, ठीक है। प्रत्येक बच्चा आपको सुनने के साथ आपको देख भी सके, ताकि कहानी संवाद के साथ हाव भाव भी भली प्रकार उसको समझ सके। तो जाहिर सी बात है जब आप कहानी कर रहे हो तो बच्चा जो है आपको स्पष्ट रूप से पीछे ही बैठा हो तब भी आपको स्पष्ट तरीके से देख पा रहा हो और आपका जो हाव भाव है या बताने का जो तरीका है उसको भी समझ पा रहा हो। और बता दें आपको कि कहानी के दौरान बालक से ऐसे प्रश्न पूछे जिससे बालक को कहानी में आई बातों को दोहराने का अवसर मिले, ठीक। और ध्यान देना चाहिए कि इस चीज़ का कि अगर आप कहानी बता रहे हैं बच्चों को तो कहानी एक ही क्लास में ख़त्म करना चाहिए या ऐसे मोड पे ख़त्म करना चाहिए जबकि बच्चा उससे आगे सोचने के लिए मजबूर हो जाए या उसकी उत्सुकता जो है वो बरकरार रहे कि इसके आगे क्या होने वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? किसी भी शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण, चित्र निर्माण। तो वाक्य शब्द का अर्थ स्पष्ट करने का कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वाक्य का प्रयोग, जितना ज़्यादा शब्द या उस वाक्य में उस शब्द का प्रयोग करवाएंगे उतना ज़्यादा ही बच्चे का शब्द का जो अर्थ है वो स्पष्ट होगा और वो उस चीज़ को आसानी से समझ सकेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हिंदी भाषा में शब्दों की व्याख्या करने के लिए विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है। जो शब्द का अर्थ है दोस्तों उसको स्पष्ट करने के लिए या उसको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ विधियां हैं, इन विधियों का भी उपयोग किया जाता है। जान लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं। पहला है आपका उद्बोधन विधि। कौन सी? उद्बोधन विधि। और इस प्रक्रिया में अध्यापक क्या करता है कि कठिन शब्दों का अर्थ जो है स्वयं नहीं बता के उद्बोधन प्रणाली का प्रयोग करता है। जब कोई शब्द जो है कठिन आ जाते हैं तो उसको स्वयं नहीं बताता है बल्कि उसके लिए उद्बोधन प्रणाली जो होती है उसका उपयोग करता है और वह इस विधि में सहायक सामग्री के रूप में प्रत्यक्ष प्रदर्शन करता है, उसके लिए श्यामपट्ट का यूज करता है, आदि की सहायता भी लेता है। और उद्बोधन विधि में अध्यापक जो होता है विभिन्न तरीके को क्या करता है, अपनाता है या विभिन्न तरीके का प्रयोग जो है वो करता है। पहला क्या करता है? प्रत्यक्ष वस्तु प्रदर्शन, वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है।
प्रत्यक्ष क्रिया द्वारा या अमूर्त विचारों के द्वारा, ठीक है, अंक संचालन के द्वारा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके वो क्या करता है, शब्द जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ को बताने की कोशिश करता है। चलिए अगली कौन सी विधि है, स्पष्टीकरण विधि। यहाँ पे जो दूसरी विधि है दोस्तों शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए, स्पष्टीकरण विधि। तो स्पष्टीकरण विधि कब अपनाई जाती है इसको जान लीजिए कि जब उद्बोधन विधि द्वारा शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता, तो पहली विधि उद्बोधन विधि, जब इस उद्बोधन विधि का उपयोग करके भी अर्थ का सही स्पष्ट नहीं हो पाता है शब्द का, तो फिर स्पष्टीकरण विधि का यूज किया जाता है। और इस विधि के लिए विभिन्न तरीके या विभिन्न विधियां हैं, जो कि आपको बता दें प्रत्यय, उपसर्ग या तुलना, इन सब चीज़ों का उपयोग जो है यहाँ पे किया जाता है या शिक्षक इन सब का प्रयोग करता है। आगे है प्रवचन विधि। शब्दों का अर्थ स्पष्ट करने की यह एक क्या होती है, सबसे अंतिम विधि इसको मानी जाती है। इसमें क्या होता है, वाक्य प्रयोग करा के या पर्यायवाची शब्दों के द्वारा या विपरार्थक या विपरीत शब्दों के द्वारा या अर्थ का विस्तार करवा के या अनुवाद इत्यादि का प्रयोग करके भी शब्द का जो अर्थ है वो स्पष्ट किया जाता है। तो आपके जो प्रश्न का जवाब था कि शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो वाक्य प्रयोग, प्रवचन विधि जो होती है दोस्तों उसमें वाक्य प्रयोग करा जाता है। तो ये विधि जो होती है सबसे उपयुक्त मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां। भाषा सीखने में जो भी त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं, भाषा अपरिपक्वता को दर्शाती है, अक्षम्य है या शिक्षक की कमी को दर्शाती है। तो भाषा सीखने में जो भी त्रुटियां या गलतियां होती हैं तो वे जाहिर सी बात है दोस्तों क्या होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं। तो जब बच्चा किसी भी चीज़ में त्रुटि करता है तो यह शिक्षक को एक समझने का, कह सकते हैं एक तरीके का ये भी अवसर प्रदान करता है कि वो बच्चे को समझ पाए कि बच्चा जो है कहाँ पे गलती कर रहा है, किस चीज़ में उसकी कमी रह गई है। तो उन सब कमियों को जान के उसमें क्या करता है, सुधार कर सकता है। तो कह सकते हैं कि भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियाँ होती हैं, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होती हैं, पार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड जो थ्योरी दोस्तों उसको भी जान लेते हैं कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण कदम है जो बच्चों की सोच को अंतर्दृष्टि देती हैं कि बच्चा जो है किस तरीके से सोच पा रहा है। त्रुटियां बच्चों की मदद का मार्ग तय करती हैं तथा इसे सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव भी कहा जा सकता है, ठीक है। सीखने की प्रक्रिया में एक पड़ाव के रूप में भी इसको कह सकते हैं कि एक पड़ाव होता है जहाँ बच्चे को जो कमियां हैं दोस्तों उसको जान के उसको दूर किया जा सकता है, ठीक है। आगे है कि त्रुटियां शिक्षक को बच्चे के सीखने संबंधित जरूरतों से परिचित कराती हैं। जाहिर सी बात है जब त्रुटियां पे शिक्षक जो है ध्यान देगा तो यह जानने का शिक्षक को मौका मिलेगा कि बच्चा जो है उसको कहाँ पे ज़रूरत है उसको सपोर्ट करने की या सहायता करने की, ताकि शिक्षक जो है आवश्यकता अनुसार उसे क्या कर सके, पूरा भी कर सके। शैक्षणिक निदान की बात करें तो शैक्षणिक निदान के द्वारा बालक की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जो शिक्षण विधियां अपनाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपचारीय शिक्षण, ठीक है, या नैदानिक शिक्षण या उपचारीय शिक्षण। शिक्षण निदान द्वारा बालकों की कठिनाइयों का पता लगाकर उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक जिन शिक्षण विधियों को अपनाते हैं उसे उपचारीय शिक्षण कहते हैं। बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां शिक्षक को उपचारीय शिक्षण में मदद करती हैं, क्योंकि उपचारीय शिक्षण के लिए जरूरी होता है कि शिक्षकों को बच्चों की कमियों के बारे में पता चले। जब बच्चों की कमियों के बारे में पता चलेगा तभी उन कमियों को निदान कर सकते हैं, ठीक है। तो वे सिर्फ त्रुटियों के द्वारा ही संभव हो सकती हैं। आगे अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाषा की पढ़ाई भाषा की पाठ्य पुस्तकों से ही संभव है। बिल्कुल भी दोस्तों, ये क्या होता है, भाषा की पढ़ाई जो है सिर्फ पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ही संभव नहीं होती है, ठीक है। समूचे पाठ्यचर्या में व्याप्त हैं, समूची पाठ्यचर्या का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है। तो पढ़ाई, भाषा की पढ़ाई जो है क्या होती है, समूची पाठ्यचर्या में क्या होती है, व्याप्त होती है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। तो चलिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि भाषा क्या होती है, यहाँ पे भाषा होता क्या है। तो चलिए भाषा के बारे में यहाँ पे जानते हैं कि भाषा क्या है। भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि जिसका प्रयोग मनुष्य जो है अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करता है,
वो क्या होती है, भाषा होती है। भाषा कोई एक औजार है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के लिए तथा जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए भी करता है। ठीक है, तो यार दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, भाषा होती है मुख से उच्चारित होने जो भी ध्वनि होती है जिसका प्रयोग जो होता है मनुष्य अपने मन के विचारों को या विचारों के आदान प्रदान के लिए करता है। भाषा एक तरीके से औजार होती है जिसका मनुष्य जो होता है अपनी जिंदगी के अनुभवों को साझा करने के लिए उसका उपयोग जो है वो करता है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा, देखिए सिर्फ भाषा शिक्षा केवल एक विषय विशेष नहीं है। अगर यहाँ पे बात करें तो भाषा की शिक्षा जो है केवल एक विषय विशेष से नहीं होती है। ठीक है, सभी विषयों का ज्ञान भाषा के माध्यम से ही बच्चों तक पहुँचता है। भाषा शिक्षण पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक विषयों से, जो भी पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक विषय होते हैं उस प्रत्येक विषयों से ही भाषा का जो शिक्षण होता है वो होता है। भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ने के दौरान बच्चे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। देखिए दोस्तों, बच्चे जब है भाषा के साथ साथ जब कोई अलग विषय पढ़ते हैं तो उसके दौरान बच्चा जो होता है भाषा भी क्या करता है, सीखता रहता है, ग्रहण करता रहता है। गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कक्षाएं एक तरह से भाषा की कक्षाएं होती हैं, अर्थात बच्चे अन्य विषयों की कक्षा में भी भाषा अर्जित करते रहते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया ना कि बच्चे अन्य विषयों की कक्षा में भी भाषा को अर्जित करते रहते हैं। तो कोई भी कक्षा होगी, चाहे गणित की हो या विज्ञान की हो या सामाजिक विज्ञान की हो, हर एक कक्षा में बच्चा जो होता है वो भाषा सीखता रहता है। ठीक है, और अगर भाषा अर्जित करने की बात करें तो अर्जित की जो क्रिया होती है स्वाभाविक होती है, वो प्रवेश पर निर्भर करती है। जैसा प्रवेश होगा उस तरीके के बच्चे का भाषा का जो विकास है होता रहेगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है, भाषा की पाठ्य पुस्तकें की अगर बात की जाए कि भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो क्या होती हैं, डैश साधन है, साध्य है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है या अभ्यास परक ही होनी चाहिए। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें क्या होती हैं, एक तरीके का साधन होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होते हैं, साधन। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए अब यहाँ पे भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें हैं इनकी बात करते हैं। तो भाषा की पाठ्य पुस्तकें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को व्यवस्थित, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या करती हैं, व्यवस्थित कर शिक्षक तथा विद्यार्थियों को उनके शिक्षण का उद्देश्य बताती हैं कि उनके शिक्षण का उद्देश्य क्या है। ठीक है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकें हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण औजार हैं। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में उन रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो बच्चों के प्रवेश से जुड़ी हों। ठीक है, और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाएं हों, अर्थात प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय हिंदी भाषा के वैविध्य रूप को शामिल होना अनिवार्य है। और सामूहिक शिक्षण व्यवस्था में पाठ्य पुस्तक बहुत ही आवश्यक एवं उत्तम क्या होता है, शैक्षिक साधन माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है भाषा का प्रवेश, भाषा की प्रकृति, भाषा की जटिलता, भाषा का सौंदर्य। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार होता है भाषा का प्रवेश। क्या होता है, भाषा का प्रवेश। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं, भाषा अर्जन समझते हैं और फिर उसके बाद भाषा अधिगम को भी जानते हैं। ठीक, तो भाषा अर्जन, तो बालक सुनकर बोलकर भाषा ग्रहण करता है तथा निरंतर परिमार्जन करता रहता है, मतलब उसमें क्या होता है, चेंजिंग करता रहता है, बदलता रहता है। तो भाषा सीखने की प्रक्रिया भाषा अर्जन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। अर्जन में समानता जो होता है अनुकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो भाषा जो अर्जन होता है दोस्तों उसमें समानता होता है अनुकरण। तो बच्चा किसी चीज़ का अनुकरण करते करते सीख जाता है। जैसे बच्चे के जो माता पिता होते हैं या उसका आसपास का माहौल जो होता है, जब बच्चा छोटा होता है दोस्तों सिर्फ वो आसपास के जो के परिवार वाले होते हैं सिर्फ उनका अनुकरण करते हुए ही वो भाषा जो होता है उसको अर्जित कर लेता है। ठीक है, तो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए किसी प्रकार का नियम नहीं बताया जाता या उसके लिए अलग से व्याकरण नहीं बताए जाते हैं या उसके लिए एक व्यवस्थित दोस्तों पाठ्य पुस्तक नहीं होती है। ठीक है, वो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है अनुकरण होती है, कह सकते हैं स्वाभाविक मानी जाती है। वही अगर हम बात करें भाषा अधिगम की, तो अधिगम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक होता है अधि, दूसरा होता है गम। यहाँ पे अगर हम अधि की बात करें तो अधि होता है भली प्रकार और गम का अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी बात या विषय के समीप या उसको अच्छी तरीके से जान लेना, और वही क्या कहलाता है, भाषा अधिगम कहलाता है। चलिए
आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि कक्षा में भिन्न भिन्न या दोस्तों भिन्न भिन्न भाषाओं में कहानी, कविता के चार्ट आदि की उपलब्धता, कम से कम 2 भाषाओं में शब्दकोश की आवश्यकता, अधिकाधिक भाषाओं की पुस्तकों की उपलब्धता, सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने की अवसर की उपलब्धता। बिल्कुल सही। भाषा शिक्षण में बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य है कि सभी बच्चों को अपनी अपनी बात कहने का या बोलने का अवसर उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कक्षा जिसमें हर एक बोली या कई भाषाएं बोलने वाले बच्चे शामिल हों, उसको बहुभाषी कक्षा बोला जाता है। ठीक है, और बहुभाषी कक्षा की जो शिक्षण व्यवस्था होती है उसमें प्रत्येक बच्चे को अपनी बात कहने और बोलने की अवसर उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे को रोका टोका नहीं जाना चाहिए कि तुम्हारी ये बोली है तो अपनी बात को इसमें नहीं कह सकते हो। प्रत्येक बच्चे को अपनी मातृभाषा में अपनी बात को कहने की आज़ादी होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। बहुभाषी कक्षा, ठीक है, जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे एक साथ समान शिक्षा ग्रहण करते हैं वो बहुभाषी कक्षा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बात करें अगर बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक सदैव विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करते हैं। ये बात होती है बहुभाषी कक्षा की विशेषता होती है कि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो शिक्षक होता है हमेशा विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में बोलने का अवसर जो है प्रदान करता है। ठीक है, जैसे अगर हम उदाहरण मान लें कि निम्न प्रकार के प्रश्न पूछकर बच्चों को उनकी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता कराई जा सकती है। जैसे बच्चों से कहा जाए कि मैं हिंदी में एक प्रश्न पूछने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, आप इसका उत्तर अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों को उनके भाषा में अपनी बात को कहने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, और इस विषय से संबंधित आपकी अपनी मातृभाषा में आप कौन से शब्दों के बारे में जानते हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। इस तरीके से बच्चों को दोस्तों बहुभाषी कक्षा में अवसर मिलता है। सभी बच्चों को अपनी अपनी भाषा में बोलने के अवसर की उपलब्धता भाषा शिक्षण में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को उनकी गृह भाषा में कहने सुनने की आज़ादी देती है। भाषा शिक्षण को समृद्ध तथा विकसित करने में सहायक होती है। बच्चों के संज्ञानात्मक और शैक्षिक विकास को क्या करती है, गति प्रदान करती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। इसमें से कौन सा कथन जो है वो कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है कि विद्यालय को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। सभी भाषा कौशल क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। आगे है कि भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का राइट जवाब कि कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाषा के कौशल कितने होते हैं, 4 होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये सभी क्या होते हैं, भाषा के कौशल होते हैं। और सभी कौशल दोस्तों बात करें तो सभी कौशल क्या होते हैं, एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें क्या किया जाना चाहिए, एकीकृत किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब होगा। चलिए भाषा के जो 4 कौशल होते हैं उनके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं कि भाषा के 4 कौशल। श्रवण कौशल, सुनकर अर्थ ग्रहण करने का कौशल क्या कहलाता है, श्रवण कौशल कहलाता है। वाचन कौशल, भाव और विचारों के अभिव्यक्ति वाचन कौशल कहलाती है। पठन कौशल, पढ़कर अर्थ ग्रहण करने के कौशल को क्या कहते हैं, पठन कौशल कहते हैं। बिल्कुल सही। लेखन कौशल की बात करें तो विचारों को लिखित रूप देना अर्थात लिखने संबंधित कौशल लेखन कौशल कहलाते हैं।